जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉजी बाय रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा सिविल जज के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सिविल जज की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी फॉर्म की डेट रिलीज़ हो चुकी है। जिसमें देखिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक दी गई है, ठीक है। और जिसमें कि आपको कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसकी डेट दी गई है 24 दिसंबर की, ठीक है। और उन्होंने देखिए प्री की भी डेट दे दी है, यानी प्री का एग्ज़ाम ये 14 जनवरी को कराएंगे, उसके बाद ये 26 फरवरी तक उसका रिजल्ट भी दे देंगे, ठीक है। और 30 और 31 मार्च में उन्होंने मेंस के भी एग्ज़ाम कराने की डेट दे दी है, जिसका ये रिजल्ट 10 मई तक दे देंगे, ठीक है। और उसके एक हफ्ता के अंदर ये फिर इंटरव्यू कराएंगे। तो ये तो थी देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने से के संबंध में जो डेट थी उसके संबंध में। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए बड़ी माथापच्ची चल रही है, ठीक है ना, स्टूडेंटों के बीच में। क्योंकि देखिए इसमें अब मोटे तौर पे बोला जाए तो 90% बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए हुए बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े देखिए मध्य प्रदेश के और जबलपुर में रहने वाले बहुत से जो लॉ के अच्छे वक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेजों के डीन हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े लॉ के जानकार हैं, ये उनका अनुमान है कि देखिए 90% बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। क्यों? इसमें योग्यता कुछ ऐसी रखी गई है जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जैसा कि आपको पता होगा देखिए 138 पोस्ट हैं, पोस्ट अच्छी खासी हैं, जिसमें बताया गया है कि देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं तो आपको 70% मैक्सिमम मार्क्स मतलब मिनिमम मार्क्स से आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी अनिवार्य है, यानी आपका 70% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के रहने वाले आरक्षित श्रेणी के यानी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो बंदे हैं उनके लिए 50% है। चलो उनकी तो हम बात नहीं करते, अब बात करते हैं 70% वालों की, ठीक है। अब 70% भी कैसी होनी चाहिए? देखिए 70% ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपका या तो सेमिस्टर है या ईयर है, उसमें कोई आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लियर आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए 70%, कोई बैक के द्वारा या री एग्ज़ाम या री फॉर्म के वगैरह नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। या वो नहीं है तो आपको देखिए क्या होना चाहिए, आपके पास 3 साल का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 3 साल आपने प्रैक्टिस करी हो, या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में कहीं भी। लेकिन देखिए उसमें भी क्या है कि उसमें ये है कि आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन अपना बार काउंसलिंग में कराया था जब से अगले 3 साल तक के, ठीक है। और उसमें आपकी प्रैक्टिस में COP नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आपको उसमें देखिए एक चीज़ और बता दी गई है कि पर ईयर आपके नाम पर 3 केस दर्ज होने चाहिए जिसमें एक सारवार निर्णय हुआ हो या आदेश दिया गया हो, ठीक है ना। अगर सारवार निर्णय नहीं हुआ है तो वो भी आपके नाम पर नहीं माना जाएगा, यानी कि एक तरह से ये मान ले जाए कि आपने स्वयं उस केस को लड़ा हो और उसमें आपके पक्ष में डिसीजन अच्छा आया हो, ठीक है। यानी 3 साल में 18 ऑर्डर, यानी कि एक तरह से बताया तो 3 साल में एक परिपक्व जो वकील बोलते हैं उसको ये मांग रहे हैं। अगर अब देखिए आप सोचा जाए, जुडिशरी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं कि 3-4 महीने में इसकी तैयारी कर ली और एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है ना। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करने जाते हैं तो आपको 1.5 से 2 साल पूरा तैयारी करने में लग जाता है। भाई पहले नोट्स तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, फिर रिवीजन मारेंगे, फिर प्री का एग्ज़ाम की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, फिर इंटरव्यू की वगैरह वगैरह करने में आपको मैं तो मानो मिनिमम मैक्सिमम जो भी लगता है 1.5 साल लग जाता है, ठीक है। अगर आप लॉ करने के बाद सीधा कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए जुडिशरी की तैयारी करने में आप सोचें कि प्रैक्टिस के साथ जुडिशरी की तैयारी करूँगा, तो जुडिशरी की तैयारी प्रैक्टिस के साथ आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आप मान लीजिए पूरा दिन कोर्ट में रहते हैं, उसके बाद आके रूम पे पढ़ पाएंगे। अब ये तो है नहीं कि 1-2 घंटे पढ़ने से आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की डेली की पढ़ाई कंपलसरी 1 साल तक, ठीक है। अब लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बार बार आपसे रिवीजन मांगता है। इसका नहीं है कि एक बार पढ़ लिया 6 महीने बाद हम रिवीजन मार लेंगे। नए नए संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, नए नए केसेज होते हैं, नए नए प्रावधान जुड़ते हैं, ठीक है ना, ये सब हमको पढ़ने पड़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई बंदा 3 साल प्रैक्टिस करेगा, 3 साल का समय अपना वो कोर्ट में बर्बाद करेगा, तो उसके बाद वो सिविल जज की भर्ती देखेगा क्यों? भाई 3 साल का समय इतना होता है कि वो बंदा अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से चला लेगा, चमका लेगा, यानी कि वो अच्छा वकील 3 साल में बन जाएगा। जब अच्छा वकील बन जाएगा तो इतना पैसा वो कमा लेगा कि उसको फिर जज की पोस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़, अगर इसमें आप पैसे में जाते हैं तो आपके नए नए क्लाइंट बनते हैं, नए नए क्लाइंट बनते हैं तो आप देखिए आपकी मनी भी अर्न होती है,
नए नए केसेस आते हैं, और 3 साल के समय में क्या होता है, आप पूरी तरह से जानकार लॉ के अच्छी खासी प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली हो जाते हैं। तो आप फिर उस क्षेत्र को क्यों छोड़ेंगे, और ना ही आप किसी अपने क्लाइंट को बीच में छोड़ के भागेंगे, ठीक है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप 3 साल में एक परिपक्व वकील बन गए, उसके बाद आप जज का एग्ज़ाम भरिए, 70% बिना बैक के आप पार करिए। अब जुडिशरी की तैयारी भी साथ साथ करना और वकालत की भी तैयारी साथ साथ करना, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। या तो आप सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं या सिर्फ वकालत कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो देखिए, मेरी नज़र में अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने यूनिवर्सिटी वगैरह से 70% रैंक प्राप्त किए हों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर की मैं बात करूँ तो देखिए, उसका भी लगभग 65 से 66% था, वो टॉपर था जो अब बिहार में सिविल जज है। और उससे ज़्यादा मुझको लगता है कि अभी तक यहाँ पे कोई 70% नहीं ला पाया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो लगभग कितने पिछले कई सालों के कितने सालों का रिकॉर्ड निकल के आया कि उसमें भी 70% किसी को नहीं मिले। और जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, अधिवक्ता हैं, लॉ के जानकार हैं, विधिवेत्ता हैं, उन सब का यही अनुमान है कि जो होनहार बच्चे हैं, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे इस फील्ड में जुडिशरी में लगे हुए हैं, तो 90% बच्चे बिना फाइट करे इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। जो उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो एक नाइंसाफ़ी भी हो रही है, क्योंकि देखिए, ये 3 साल की प्रैक्टिस हमने, ठीक है 3 साल की प्रैक्टिस आपका होना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन से आप प्रैक्टिस लगाइए, लेकिन ये कौन सी शर्त हो जाती है कि आप 3 साल आप पर साल में आपके तीन कम से कम जजमेंट आपके नाम हो 6, और उसमें भी क्या सार्वजनिक निर्णय उसमें हुआ हो, है ना, यानी कि उस केस को आपने स्वयं लड़ा हो और उसमें निर्णय आपके फेवर में आया हो, केस फाइनल हुआ हो, यानी कि पूरा वकील, आप पूरे परिपक्व वकील बन गए हों। और जब परिपक्व वकील बन ही जाएंगे तो आप फिर जज की तरफ क्यों जाएंगे, फिर आप सीधा अपना प्रैक्टिस को ही देखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। मैंने भी करके देखा, मैं भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, फिर उसके बाद आकर रूम पे मैं पढ़ता हूँ, तो नहीं हो पाता है। या तो हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 घंटे कोर्ट में रहने के बाद तो आप उसको तो 6-7 घंटे में पढ़ लूँगा तो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो एरिया रखा गया है 70% का 3 साल की प्रैक्टिस का, देखा जाए तो कोई ज़्यादा एक तरह से बच्चों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, मैं भी इस बात बोलता हूँ, ठीक है ना। और देखिए, इसके लिए जब ये नियम मध्य प्रदेश में लाया गया था तो उसी समय रिट डाली गई थी इसके लिए, ठीक है ना, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अभी देखिए उसमें क्या हुआ है कि उसमें बार बार यही कोशिश होती रही थी कि इस केस को मुख्य न्यायाधीश स्वयं देखें। तो देखिए, उस मुख्य न्यायाधीश ने उस केस को स्वयं देखने के लिए अब आदेश दे दिया है। क्या नेक्स्ट वीक में क्या होगा कि देखिए, मुख्य न्यायाधीश की पीठ के द्वारा, यानी उसमें एक वकील और होंगे, 2 जजों की पीठ के द्वारा इसको सुना जाएगा नेक्स्ट वीक में। और देखिए, जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है, तो इसमें जो जजमेंट होगा वो हो सकता है कि बच्चों के फेवर में हो, या तो 70% के मार्क्स को कम कर दिया जाएगा, या 70% मार्क रखा जाएगा, लेकिन उसमें से ये कंडीशन हटा दी जाएगी कि बैक वाला सिस्टम हटा दिया जाए, ठीक है। 3 साल की, मान ली 3 साल वाला जो एरिया था वो हटा दिया जाएगा, या हो सकता है कि 3 साल में वो 3 साल की प्रैक्टिस का लगा दें, लेकिन वो 6 जो जजमेंट ऑर्डर थे उनको हो सकता है हटा दिया जाए, ठीक है। अब वो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट कैसा निर्णय देगा। अब देखिए, इसमें नई रिट भी फाइल की जा रही हैं, ठीक है ना। अब नई रिट फाइल भी की जा रही, पुरानी रिट फाइल पड़ी है। तो देखिए, हाई कोर्ट में होता क्या है कि हाई कोर्ट जब एक ही केस के संबंध में नई रिट पड़ती हैं तो उन सब रिटों को एक जगह इंक्लूड कर देता है, यानी सबको एक जगह मिला लेता है कि सबकी सुनवाई एक साथ होगी, ठीक है। तो हो सकता है जो पुरानी जो रिट पड़ी हुई थी उन्हीं रिट में नई सारी सभी रिटों को वो जोड़ दे। तो देखिए, अब अगले हफ्ते में देखते हैं इसमें क्या निर्णय आता है, नहीं आता है। उम्मीद यही की जा रही है कि निर्णय बच्चों के पक्ष में आएगा, और जो इस पर नहीं भर पा रहे थे फॉर्म, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, कई बार मेंस दे चुके हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं, 2017, 16, 15 के लॉ क्वालिफाई है, वो लोग भी इस फार्म को नहीं भर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे, मैं बताऊं तो 95% बच्चे कोर्ट से दूर रहते हैं, क्योंकि देखिए, कोर्ट का समय और पढ़ाई का समय अलग अलग होता है, क्योंकि कोर्ट प्रैक्टिस के साथ साथ आप पढ़ाई कभी नहीं कर पाएंगे सही तरह से, ठीक है ना। एक नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रिपरेशन के तरीके से पढ़ें, जुडिशरी निकालनी है तो उसके लिए देखिए आपको सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तो कोई IAS से कम नहीं है जुडिशरी का एग्ज़ाम। और आप कहें कि मैं इसको कोर्ट के साथ साथ करूँगा तो कभी नहीं कर पाएंगे, है ना भाई। 1-2% बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे विधिवेत्ताओं का यही सवाल है कि 90% बच्चे तो ऑलरेडी इससे बाहर हो गए,
फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। हो सकता है कि जितने इनके पद हैं, पद के लिए जितनी रिक्वायरमेंट इनको चाहिए शायद पूरे पोस्ट इनकी ना भी भरी जाएँ, है ना। तो सब की उम्मीद है कि अब हाई कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अब जैसा निर्णय देता है उसके ऊपर टिकी हुई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि एग्ज़ाम की लास्ट डेट से पहले ही निर्णय आ जाए तो बच्चे फॉर्म भर सकें। क्योंकि जितना मैं अपने ग्रुप में जानता हूँ लोगों को, तो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इस फॉर्म को भर डाल सके, क्योंकि 70% किसी के पास नहीं है। अब बात 3 साल वाले पैकेट की जाती है, लेकिन 3 साल का रजिस्ट्रेशन अब सबका है, लेकिन आपके वकालतनामा भी लगा हुआ है, लेकिन उनके नाम पे कोई ऑर्डर नहीं है। वकालतनामा भी अन्य वकीलों के साथ लगा हुआ है, सीनियर के साथ लगा हुआ है। और जब बच्चा लॉ करता है तो भाई इंटर्नशिप भी करता है। इंटर्नशिप जब करता है तो अपने नाम से केस थोड़ी लड़ता है, ठीक है ना। और जब सीख भी जाता है तो वो जब भी अपने नाम से केस नहीं लड़ता, वो वकील को, अपने सीनियर को अपने साथ शामिल करते हुए केस लड़ता है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि आपने खुद वो केस लड़ा हो, उसमें एक सालमान निर्णय प्राप्त किया हो, तो भाई उसके लिए तो बहुत समय चाहिए। कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 6-7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। जब आप 3 साल का आपका उसमें से रिजल्ट निकल के आएगा, जब आपको, क्योंकि नए, अब देखिए आप जब नई नई वकालत चालू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केस मिलेगा। भाई नए वकीलों को केस कौन देगा। अब मान लीजिए आज आपने प्रैक्टिस चालू करी है, आप सोचा 3 साल प्रैक्टिस करूँगा, 18 निर्णय अपने पक्ष में करवा लूँगा, तो आपको केस देगा कौन? कोई नहीं देगा। वो आपको केस क्यों देगा? देगा तो अपने सीनियर को केस देगा, किसी सीनियर वकील को केस देगा, आपको क्यों देगा, है ना। यानी कि आपको देखिए किसी अच्छे सीनियर के नीचे 2-3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको केस मिलने चालू होंगे, तभी आप केस लड़ सकते हैं। फिर अगले 3 साल आपको जजमेंट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, उसके बाद आपके जज के लिए आप मतलब आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको 6 साल पूरा ख़राब करना पड़ेगा, 3 साल सीखना पड़ेगा, 3 साल फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर अपने वकालतनामे पर केस लड़ना पड़ेगा, उसमें भी जजमेंट अपने फेवर में करने पड़ेंगे जो सारवान होने चाहिए, बिल्कुल लॉफुल होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 साल आपको ख़राब करने के बाद आप जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो देखा जाए तो सरासर एक तरह से गलत भी है, क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन 95% बच्चे फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। 70% वाला तो छोड़ ही दीजिए, 70% तो देखिए अब तक मेरे साथ में जितना लॉ किया तो किसी का 70% नहीं आया है। अब सबकी उम्मीद सब रिट पर टिकी हुई है, जो रिट फाइल हुई है, कि उसमें अगले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई की जाएगी, उसमें क्या निर्णय आता है, कैसा निर्णय आता है। सभी बच्चों के मुंह पर खुशी होगी या गम होगा, ये तो सब देखिए निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। नई नई रिट भी फाइल की जा रही हैं। तो बस इतना ही बताना था कि बस कोई बंदा कितना लड़ेगा एक पद के लिए, कितना लड़ेगा। कमीशन से लड़े, कोर्ट से लड़े, अपने आप से लड़े, अपने आप को डिप्रेशन में डाल लें, और ये नए नए रूल आते हैं तो बच्चों को बिल्कुल एक तरह से डिप्रेस्ड कर देते हैं। क्योंकि देखिए जब अपने स्टेट में किसी का नहीं हो पाता तो अदर स्टेट में जाता है। जब ऐसी बाध्यताएं डाल दी जाती है, ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं कि बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरने से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, यानी फॉर्म भर ही नहीं पाते। और देखा जाए तो इस तरह से सरासर ये गलत भी है, क्योंकि ये कोई इससे योग्यता नहीं होती है। आपको जब फिर आप सिविल जज की, मैं तो ये देखिए अगर मैं अपनी समझ से बोलूँ तो आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा, अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप सिविल जज की भर्ती क्यों देखेंगे, फिर आप एचजीएस की देखेंगे ना। भाई 7 साल आप प्रैक्टिस करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर आप अच्छे खासे केस करेंगे, फिर सिविल जज की क्यों देखेंगे, फिर आप एचजीएस देखेंगे। भाई सिविल जज तो इसलिए बनाई गई थी ना, बच्चे लॉ क्वालिफाई करने के बाद तो सिविल जज बन सकें। प्रैक्टिस वालों के लिए तो एचजीएस बनाई गई है, लेकिन आपने एचजीएस वाले रूल एक तरह से देखा जाए तो पीसीएसजे में डाल दिया, ऊपर 70% भी डाल दिया। बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। अब देखिए कोर्ट सोचेगा नहीं सोचेगा, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है ना। और देखिए इस पर भी आपकी कोई राय हो तो आप भी हमें बता सकते हैं, ठीक है ना, कि ये सही है या गलत है। जहाँ तक मेरी अनुमान है तो ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों शर्तें ही हटनी चाहिए, 70% की भी हटनी चाहिए और 3 साल वकालत की भी हटनी चाहिए। और ख़ासकर उसमें जो 6 ऑर्डर जजमेंट, जो ये अन्य आदेश जो सारवर होने चाहिए, यानी 3 साल में 18 ऑर्डर, ये शर्त तो वास्तव में ही हटनी चाहिए। और उस पर आपकी क्या राय है आप भी कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।